नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। साधना न्यूज की कोशिश है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है और 1 साल पूरा होने में उन्होंने जिस कोरोना संक्रमण के दौरान जिस तरीके से उन्होंने प्रयास किया था कि इस संक्रमण के जो विषम परिस्थिति है, विश्वव्यापी बीमारी थी और इस बीमारी के दौरान सरकारी कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे, उनमें सबसे बड़ा चैलेंज था। जब 2018 में उन्होंने उनसे इंटरव्यू लिया था हमने और पूछा था, तो उनका कहना था कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तो बहुत काम किया है, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में। और उन्होंने अपने सबसे निकटतम और सबसे विश्वसनीय जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम कर सकते हैं, उनको स्कूल शिक्षा विभाग दिया है। आज उन्हीं के साथ हम बात करेंगे कि स्कूल शिक्षा विभाग में क्या कर सकते हैं। माननीय इंदर सिंह जी परमार हैं, आप सुजालपुर से विधायक हैं और लंबे समय से राजनीति में हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मंत्री जी कि जो आपने 350 स्कूलों को कहा है कि हम 350 ऐसे वो ब्रांड होंगे, जैसे नवोदय हुआ करता था, एक्सीलेंस हुआ करता था, ऐसे ही आप ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, बच्चों को बुलाएंगे भी। लेकिन ऐसी र्यूमर उड़ रही है कि उस 15 किलोमीटर की रेंज के बाकी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। इस पर भी आप हमारे दर्शकों को। हम कोई भी स्कूल बंद नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन जिस स्कूल में अभी 4 बच्चे हैं, ये पहले से भी कमलनाथ जी की सरकार ने भी कुछ स्कूल इसलिए बंद करे थे, 4 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। हमको जहाँ पर बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, हम वहाँ किसी भी स्तर पर स्कूल बंद नहीं करेंगे। अभी फिलहाल केवल हम 1 किलोमीटर के दायरे में यदि 2 प्राथमिक स्कूल चल रहे हैं तो उसको उस स्कूल के साथ मर्ज किया है। 3 किलोमीटर के दायरे में यदि 2 मिडिल स्कूल चल रहे हैं तो केवल उनको मर्ज किया है। लेकिन हम इससे ज़्यादा दूरी वाले, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र वाले किसी भी स्कूल को बंद नहीं कर रहे हैं। ये जानबूझ करके लोग भ्रम फैला रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के अभिभावकों को, मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को और मध्य प्रदेश के शिक्षकों को आश्वस्त करता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा है कि हम किसी भी स्कूल को बंद नहीं करेंगे। हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पक्षधर हैं, इसलिए हम अभी 9200 स्कूलों का चयन कर रहे हैं। उसके बाद जो परिस्थिति बनेगी वो 7, 8, 10 साल में उस परिस्थिति बनेगी, उस समय उस परिस्थिति के अनुसार विचार किया जाएगा। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है कि हम किसी भी प्रकार से स्कूल बंद करें। एक माननीय देश के प्रधानमंत्री जी और मानव संसाधन विकास मंत्री और आपने भी अभी बहुत लंबे समय से, करीब 6 महीने से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं नई केंद्रीय शिक्षा नीति पर। आपने अभी बाबा की बात पर कुछ जवाब दिया था। आपने नई केंद्रीय शिक्षा नीति पर मध्य प्रदेश शासन देश के कई अन्य राज्यों से बहुत आगे है। बहुत सारी बैठकें हो गई हैं, आपने बहुत सारी कार्यशालाएं की हैं, लेकिन आज भी जरूरत है आम जो हमारा पालक है, आम जनता है, उसके बीच का कंफ्यूजन दूर करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग उस मामले में नई शिक्षा नीति पर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, माननीय पूरे देश में इसको लागू करना चाहते हैं, तो आप स्कूल शिक्षा मंत्री के रूप में आगे की क्या योजना है? हमने नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए सरकारी तंत्र अपनी जगह काम कर रहा है, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षक काम कर रहे हैं, लेकिन हमने इसके साथ साथ इसमें प्राइवेट सेक्टर के भी सामाजिक संगठनों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, शिक्षाविदों को, शिक्षकों को जोड़ने का काम किया है। और हमारी पहली बैठक 7 अप्रैल को होने वाली टास्क फोर्स की, उसको हम जोड़ करके जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्देश है, गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के मान से हम स्टेप बाय स्टेप उसका क्रियान्वयन करने वाले हैं। हमारे यहाँ पर पहले 2025 तक जो बाल्यकाल की शिक्षा है और उनकी देखरेख वाला भाग है और बुनियादी शिक्षा है, इन विषयों को 2025 तक हमको पूरा करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश ही नहीं देश में बच्चों को नामांकन तो हम कर देते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, बाकी पता नहीं चलता है कि बच्चे कहाँ गए। तो इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने क्रम तय किया, उसी के अनुसार स्टेप बाय स्टेप हम काम शुरू कर रहे हैं। कुछ काम इस साल से शुरू होगा, कुछ अगले साल से, कुछ और अगले साल से, ऐसा करके 2025 तक हम उस काम को पूरा कर लेंगे। मंत्री जी, मैं आपके ज़िले में सुजालपुर क्षेत्र में एक बामन बड़ौदिया करके गांव है और एक दास्ता खेड़ी गांव है, और मुझे याद नहीं है, मैं सक्सेस स्टोरी करने गया था। वहाँ आपने कायाकल्प कर दिया है
और कुछ जगह मुझे रास्ते में जब मैं गया तो रास्ते में कुछ स्कूलों में जब पहुंचा तो एक स्टाफ की कमी आज भी नज़र आती है। आपने स्वीकार किया है 1 लाख स्कूल हैं और स्टाफ की कमी, चूँकि कई बार परिस्थिति जन्य हालात व्यापम से पास होने के बाद भी जो लोगों ने परीक्षा पास कर ली थी, उस पर कब स्कूलों को पर्याप्त शिक्षक मिल पाएंगे भविष्य में? आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हमने जब 2018 में ये क्या कि हम परीक्षा लेंगे तय हमने कर लिया था। चुनाव आ गए, चुनाव के बाद में कांग्रेस की सरकार बन गई। कांग्रेस की सरकार ने परीक्षा आयोजित कर ली। परीक्षा आयोजित करने के बाद में उस काम को कोई आगे नहीं बढ़ाया और फिर क्योंकि उनको 15 महीने रहना था, मार्च 2020 में उनकी सरकार चली गई। कोरोना के समय हमने वेरिफिकेशन का काम प्रारंभ किया था, लेकिन एकदम कोरोना बढ़ गया, परिवहन की सुविधाएं बंद हो गई, आवागमन बंद हो गया, तो हमारे जो चयनित शिक्षक थे उनका वेरिफिकेशन का काम बड़ा टफ काम था, तो फिर उस कारण हमें रोक दिया गया। उसके थोड़े समय बाद ही हाईकोर्ट में पिटीशन होने के कारण से, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान चाहते थे और अभी भी चाहते हैं कि हम पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण के आधार पर उनकी भर्ती करना चाहिए, और उसी कारण से क्योंकि कोर्ट में हाई कोर्ट में पिटीशन है और इस कारण से उस पर अध्ययन करना और समझना, इस कारण से हमने को काफ़ी समय विलंब हुआ है। लेकिन हम उस प्रक्रिया को फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। 1 अप्रैल से जो वेरिफिकेशन का काम रुका था उसको हम चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे और बहुत जल्दी अगला सत्र जब हम प्रारंभ करेंगे, हमारे पास शिक्षकों की कमी को हम काफ़ी हद तक पूरा कर लेंगे। उसके बाद फिर और जो कमी लगेगी उनकी फिर परीक्षा करके फिर हम भर्ती करने वाले हैं। हम इस साल ट्राइबल और शिक्षा विभाग में मिलकर के 40,000 शिक्षकों की हम भर्ती कर लेंगे। बहुत बहुत आवश्यकता है और आपसे उम्मीद भी करती है प्रदेश की जनता, देश की जनता, कि आप जैसा स्कूल शिक्षा मंत्री अगर बनेगा तो कुछ रचनात्मक होगा। एक सवाल और आपसे, चूंकि आपसे उम्मीद है कि इस पर आप कुछ फैसला करेंगे। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ और लंबे समय से पढ़ा, जब मेरे परिवार के सदस्य भी पढ़ते हैं। हमें नई शिक्षा नीति से अब एक उम्मीद है और आप मध्य प्रदेश में हमें शुरू से बाबर पढ़ाया गया, हुमायूं रोड पढ़ाया गया, हमें इतिहास अकबर का पढ़ाया गया। कब हमें भगत सिंह को पढ़ाया जाएगा, कब हमें गुरुदेव को पढ़ाया जाएगा, कब हमें ऐसे जो राष्ट्रभक्त थे उनके बारे में पढ़ाया? क्योंकि पाठ्यक्रम से नींव बनती है राष्ट्र हित की जब हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं। अभी तक हमें बाबर, हुमायूं पढ़ाया गया, गजनबी पढ़ाया गया इतिहास में। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि बचपन से ही बच्चे को इतिहास में कम से कम देश का इतिहास बताया जाए। मेरा ये मानना है, ये व्यक्तिगत है मेरा मानना, कि अभी तक सिर्फ गलत जानकारी पढ़ाई जाती थी, इसलिए राष्ट्र को राष्ट्र प्रेम पनप कम पाता था, क्योंकि हम विद्रोह के भाव होता है हमारे। देखो, ये जो 70 साल के बाद भी हमने ये सब झेला जो है, उस सब के पीछे हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इतिहास में। जिस देश में 5000 साल से भी पुराना इतिहास शिक्षा का दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रहा हो, जब भगवान कृष्ण और सुदामा सांदीपनी आश्रम में पढ़ने आए थे, तब हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ थे। उसके बाद का जब हम कालखंड का विचार करते हैं, 1000 साल पहले का विचार करते हैं, तो इस देश में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी विश्व स्तरीय संस्था थी जहाँ से दुनिया के लोग पढ़ाई करने आते थे। दुर्भाग्य से हमले हुए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमला करने वाले लोग जो थे वो राज्य करने आए थे। यदि वो राज्य करने आते तो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने का काम क्यों किया? क्यों हमारी पीढ़ियों ने जो ज्ञान सजोया था, जो भारत का ज्ञान था, जो दुनिया को मार्गदर्शन करने की क्षमता रखता था, उन ग्रंथों में आग लगाने की कोशिश की? लेकिन उसके बाद में जब अंग्रेज आए तब तक शिक्षा का जो व्यवस्था थी वो समाज के हाथों में थी, और समाज के हाथों में होने के कारण से चाहे कोई राजा आ गया, चाहे वो मुगल आ गए होंगे, चाहे और कोई बादशाह आ गया होगा, हमला किया होगा, हमारे लोगों ने उनसे संघर्ष किया होगा, कभी हम हारे कभी वो हारे, लेकिन शिक्षा में वो बदलाव नहीं कर सके थे। उसको नष्ट करना चाहते थे लेकिन वो परिवर्तन नहीं कर पाया था, क्योंकि समाज की ताकत हमारे पास जो थी वो शिक्षा समाज के हाथों में थी। इसलिए समाज शिक्षा में कोई समझौता नहीं करा। इस कारण से हमारा संस्कृति और सब एक प्रकार से सर्वश्रेष्ठ स्थान पर थी। लेकिन जब अंग्रेज इस देश में आए तब उन्होंने कहा कि भाई देश में हमको स्थायी रूप से राज्य स्थापित कैसे हो जाए,
उसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि थोड़े समय बाद हर बार चिंगारी फूटती थी आज़ादी के लिए। आज़ादी के लिए मर मिटने की तमन्ना लेकर के लोग निकलते थे और अपना बलिदान देकर दुनिया से चले जाते थे। इसलिए अंग्रेजों को चिंता हुई कि यहाँ का समाज लंबे समय तक हमारा गुलाम नहीं रह सकता है, यहाँ पता नहीं क्या ऐसी ताकत है। इसलिए उसका अध्ययन करने के लिए वहाँ का विद्वान, जिसको लॉर्ड मैकाले कहते हैं, वो जब इस देश की धरती पर आया, वो 12 साल से भी ज़्यादा समय भ्रमण किया और उसने 1834 में जाकर के अपने देश की संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो भाषण दिया था, मैं समझता हूँ भाषण को लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। उस भाषण में उसने कहा कि मैं भारत के सभी राज्यों में घूमा हूँ, सभी मतों के लोगों से मिला हूँ, सभी क्षेत्र में घूमा, वहाँ कोई दरिद्रता नहीं है, वहाँ कोई गरीबी नहीं है, वहाँ कोई भिखारी नहीं है, वहाँ का व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, मनुष्यत्व जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, यानी ज्ञान आधारित है। इसलिए इस देश को हमको ज्यादा समय तक गुलाम बना के नहीं रख सकेंगे। इसलिए उसने फिर आगे कहा कि इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहिए और ये मैं बदलने का प्रस्ताव रखता हूं। ये हूबहू वहाँ के सदन में जो उसने भाषण दिया उसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब अंग्रेजों ने योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन किया है कि शैक्षणिक व्यवस्था का, और बदलाव किया और शासन के अधीन उस व्यवस्था को खड़ी की। हमारे देश के लोग आज़ादी के लिए आंदोलन करते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ लोग ऐसे बना लिए जो इतिहासकार थे, जो साहित्यकार थे, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते थे, और उन्होंने इस देश के समाज के बारे में भ्रम पैदा करने की कोशिश की। यहाँ का समाज अनपढ़, अशिक्षित, गंवार, सपेरा, जितनी गालियों युक्त बातें हो सकती हैं उन सबको व्यक्त करने का काम अंग्रेजों ने शिक्षा के माध्यम से यहाँ पर खड़ा किया, और बहुत सारा बड़ा समुदाय ऐसा खड़ा कर लिया जो इतिहास लिखने लगा, जो भारत के गौरवशाली इतिहास को समाप्त कर दिया उन्होंने, और उन्होंने लिखा गुलामी का इतिहास। उन्होंने हमारे संघर्ष को, इतिहास को भी गुलामी का इतिहास बना दिया। उन्होंने हमारे महापुरुषों का जो पुरुषार्थ था, जो श्रेष्ठता थी, उसको समाप्त कर दिया, और ये कोशिश की कि भारत के लोगों में भावना पैदा हो जाए कि हम तो हमेशा से गुलाम रहते आए, हमारी तो नियति गुलाम है, आगे भी हम गुलाम रहेंगे, हमारा अपना स्वयं का कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ विज्ञान नहीं है, और हमारी कोई बड़ी विरासत नहीं है। इस प्रकार का समाज में भाव पैदा करने की कोशिश की, जिसके कारण से इस देश में बहुत बड़ी एक प्रकार से अंग्रेजों की मानसिकता, गुलामी की मानसिकता, यस सर कहने वाले लोगों की फौज देश में खड़ी होती। आजादी के समय जरूरत थी उसको बदलने की। दुर्भाग्य से आयोग बने, समितियां बनी, सुझाव आए, अच्छे सुझाव थे, अच्छी समितियां थी, लेकिन क्रियान्वयन पक्ष इतना कमजोर था कि जिसके कारण से हमको आजादी के 70 साल बाद भी वही सारा पढ़ने को मिला, और बल्कि एक कदम आगे बढ़ करके इस मध्य प्रदेश की धरती में जहां पर गा गणेश का पढ़ाया जाता था, कांग्रेस की सरकारों ने उस गा गणेश की जगह गा गधा कर दिया, गा गमला कर दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की ऐतिहासिक विरासत को नष्ट करने का काम योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा क्षेत्र से किया गया। इसलिए विवेकानंद हटाए गए, इसलिए ऐसे महापुरुष महाराणा प्रताप का पाठ हटाया गया, छत्रपति शिवाजी को हटाया गया। ऐसे लोगों को जिनको पढ़ाने की जरूरत थी, आजादी के लिए जिन लोगों ने बलिदान किया था उनको पढ़ाने की जरूरत थी, क्रांतिकारियों को पढ़ाने की जरूरत थी, और उसके पहले के भी महापुरुषों को पढ़ाने की जरूरत थी। बल्कि विदेशी जो लोग थे, जो आक्रांत आए थे, उनका गुणगान करने का काम देश की धरती पर पाठ्यक्रमों के माध्यम से चलता आया। अब अवसर आया है, और अवसर इसलिए आया कि 2020 की जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें मुख्य बातें 3 कही गई है। भारत केंद्रित शिक्षा, इसमें सब बातें आ जाती है, इतिहास भी आ जाता है, भारत का गौरव भी आ जाता है, मिट्टी का अनुकूल होना भी आ जाता है, सारी चीजें थे। फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी हमारे शिक्षक हमारे विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा प्रदान करे। इसलिए हमारे शिक्षकों को ट्रेनिंग महत्वपूर्ण है, उनका प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है, और उनका चयन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब पहले गुरुकुल की व्यवस्था थी, एक गुरु के
चरित्र के आधार पर, एक गुरु के मूल्यों के आधार पर, जीवन मूल्यों के आधार पर विद्यार्थी के जीवन में बदलाव आता था, परिवर्तन आता था और अपना नाम दुनिया में वो सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बना लेता था। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ज्ञान आधारित, भारत केंद्रित, गुणवत्तापूर्ण और ज्ञान आधारित। भारत का जो ज्ञान है वो अनंत है, हर क्षेत्र का ज्ञान। भारत विज्ञान में कभी दुनिया से कमजोर नहीं रहा। विज्ञान की भी रचना में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे महापुरुषों की है तो भारत की है, लेकिन बीच के कालखंडों में उन बातों को जो हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे यहाँ के इतिहासकारों ने और उन्होंने जो यहाँ पर किया था उसको समाप्त करने का काम अंग्रेजों ने किया। दुर्भाग्य से वही काम कांग्रेस की जो देश में राज्य करने वाली सरकारें थे उन्होंने किया है। अवसर आया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत ने नई शिक्षा बनाई है। इसलिए नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, किसी दल की नीति नहीं है। इसलिए इसको सबने स्वीकार किया है, सभी संप्रदायों ने स्वीकार किया, सभी मतों ने स्वीकार किया, सभी जातियों ने स्वीकार किया है। और क्षेत्रों की दृष्टि से देखें तो सभी क्षेत्रों में, सभी अंचलों में इसको स्वीकार किया है। और इसलिए अब इसको क्रियान्वयन पक्ष जो है उसके लिए समाज की, शिक्षाविदों की और शिक्षकों की और जो शोधार्थी है, शोध करने वाले स्टूडेंट है, उन सब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, उनके कंधों पर बड़ा बोझ आया है। और मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर के नए भारत के निर्माण में नई शिक्षा नीति को युगानुकूल के परिवर्तनों के साथ हम लागू करेंगे और जो आवश्यकता है उन नीतियों को बदलेंगे और नई शिक्षा नीति को आज के संदर्भ में सब दूर लागू करेंगे। चलिए, अगर प्रधानमंत्री जी की मंशा है तो हो सकता है कि अब हमें हमारे भारतीय इतिहास के लोगों को जिनका देश में योगदान है वो संस्कृति भी पढ़ने को मिले, खासकर हमारे बच्चों को। एक आखिरी सवाल, चूंकि आपको इसके बाद की आपकी व्यस्तता है, क्या अभी पता ये चला था, बहुत सरकार कार्यक्रम कर रही थी, बहुत सारे आयोजन कर रही थी, एक जिला शिक्षा अधिकारियों के कुछ चिट्ठियाँ कलेक्टरों को भेजी है उन्होंने और ये कहा है कि चूंकि शिक्षक स्कूलों में जा रहे हैं और भोपाल राजधानी में ही कुछ कोरोना पॉजिटिव हो गए, कुछ छात्र भी पॉजिटिव हो गए, तो ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग एक पारी बनाएगा कि कुछ कम शिक्षक जाएँ, क्योंकि कई स्कूलों में बच्चे तो कम आते हैं, शिक्षक अच्छे मात्रा में है, तो वो पारी बनाने का, क्योंकि जो पत्र आए हैं, कुछ भोपाल के जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र भी हम लोगों के पास आया है, कुछ और अन्य जिलों के, जबलपुर का भी आया है, इंदौर का भी आया है, तो क्या ऐसी कुछ योजना बन रही है कि शिक्षकों की जान को बचाने के लिए, क्योंकि अगर एक कोरोना पॉजिटिव है और किसी उसको पता नहीं चल पाता है, क्योंकि नया जो कोरोना आया है वो उसमें एहसास नहीं हो पाता, पता नहीं चल पाता कि उसको कोरोना है कि नहीं, तो कुछ योजना है इस पर? अभी हम फिलहाल ऐसे पत्र की जानकारी मिली है, लेकिन अभी हम इस विषय पर विचार इसलिए नहीं करें क्योंकि हमको बोर्ड की उसकी परीक्षा है। लेकिन हम केवल इतना सुझाव हमारे शिक्षा अधिकारियों को भेज रहे हैं कि आप लोग अपने शिक्षकों का कोरोना टेस्ट लगातार कराते रहें, और क्योंकि स्कूल में विद्यार्थी केवल परीक्षा देने आएंगे उतना ही हमको संपर्क करना है, और विद्यालय का भवन केवल एक कमरे बराबर नहीं है, इसलिए केवल कोरोना स्कूलों से फैलेगा ये धारणा भी गलत है। कोरोना में अन्य जगह बाजार में व्यक्ति जा रहा है, सब्जी मार्केट में जा रहा है, रेलवे स्टेशन पर जा रहा है, सब दूर जा रहा है, पता नहीं कहाँ से उसको कोरोना मिला है, लेकिन एक नेगेटिविटी योजनाबद्ध तरीके से फैलाने की यहाँ कोशिश की जा रही है कि स्कूलों से ही केवल कोरोना फैलेगा। मेरी मान्यता इससे भिन्न है, लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसी बात आएगी तो हम उसका कोरोना टेस्ट कराएंगे, लगातार शिक्षकों को कराएंगे, ताकि किसी को यदि कोरोना है तो दूसरे को नहीं फैले। एक और आखिरी सवाल इस पर, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, कुछ शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल जब उनसे मिलने गया था कि डॉक्टरों को और पुलिस को आपने जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में आपने उनको घोषणा की है, लेकिन शिक्षक भी आपके ही जिले में मैंने बहुत सारे शिक्षकों को गाँव में जा के पढ़ाते देखा है, तो क्या ऐसी भी योजना है कि शिक्षकों को भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो गंभीरता से सरकार उनको लेती है, उनका इंश्योरेंस कराती है, उनके मेडिकल की व्यवस्था करती है, इस पर भी विचार करेंगे? हम जितने शिक्षक हैं और अभी 1 अप्रैल से, क्योंकि जो वैक्सीनेशन का काम है वो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार होता है। हमारा ये मान्यता है कि 45 साल से ऊपर के लोगों को अभी 1 तारीख से लगना शुरू हो जाएगा, टीका लगना 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। उसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे शिक्षक भी उसमें आ जाएंगे। अभी तो ये ज़रूरत है कि क्या हमारे समाज को कहा गया कि सबको टीकाकरण करना है,
हमारे समाज में आज भी टीकों को लेकर के जिस प्रकार के भ्रांतियां लोगों ने फैलाने की कोशिश की, और मैं तो ये कहूँगा कि जब जब भारत गौरवशाली कोई उपलब्धि हासिल करता है, चाहे हमारी सेना हासिल करती है, यहाँ तक कि युद्ध जीतने पर भी हमारे वैज्ञानिक परमाणु परीक्षण करते हैं तो भी, और हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन निर्माण का काम दुनिया में सबसे ज्यादा करने का श्रेय लेते हैं, उसके बाद भी कुछ लोग रुदन करने बैठते हैं। उनको भारत के गौरव पर, भारत की उपलब्धियों पर कभी गर्व नहीं होता है। ऐसे तत्व योजनाबद्ध तरीके से वैक्सीन को लेकर भी भ्रम फैला रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे अभिभावकों से, मेरे शिक्षक बंधुओं से, सभी लोगों से, आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि भारत का टीका सुरक्षित है, घबराने की जरूरत नहीं है। सब टीकाकरण सेंटर पर जाकर के जिनका नंबर आता जाए वो टीकाकरण कराए और अपने आप को सुरक्षित करें, और जो छूट रहे हैं उन लोगों को भी प्रेरित करने का काम करें, क्योंकि शिक्षा विभाग के शिक्षक समाज के सभी क्षेत्र से जुड़े होते हैं। इसलिए शिक्षकों की भूमिका हर महत्व के काम में बहुत ज्यादा होती है। शिक्षक की बात पर लोग विश्वास करते हैं, समाज विश्वास करता है। इसलिए शिक्षक बंधुओं से विशेष करके मेरी अपील है कि टीकाकरण को लेकर के हमारा जनजागरण का काम निरंतर अपने जीवन में सहायता के साथ करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम इस बड़ी बात से जल्दी ही कोरोना से भी मुक्ति पा लेंगे। जहाँ तक शिक्षकों का टीकाकरण का विषय, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये बात ऊपर रखी है कि भाई इस प्रकार से पहले टीकाकरण हो जाए। जीत जाएंगे जंग, ये बहुत बड़ी जंग है, और अगर इसमें स्कूल शिक्षा विभाग और मंत्री जी जैसा चाहते हैं, क्योंकि शिक्षक हर समाज से जुड़ा है, हर वर्ग से जुड़ा है और उसका सम्मान होता है। अगर शिक्षक प्रेरित करें तो ये भ्रांतियां, ये सच्चाई है कि जब जब इतिहास लिखने की बात आती है, चाहे आज पूरे विश्व में कोरोना की वैक्सीन पूरे दूसरे देश आस लगाए बैठे हैं, और वो जो हिंदुस्तान ने चमत्कार किया है किसी भी मामले में, तब विरोधी इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन देश आपका है। कोशिश अगर शिक्षक भी अगर करने लगे, 4 लोगों को इस तरीके की भ्रांतियों से दूर करें, कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। और रीढ़ की हड्डी है समाज का शिक्षक। यही कोशिश स्कूल शिक्षा मंत्री जी की है कि समाज को आगे बढ़ाना है, और एक नई पौध जो आ रही है हमारी, वो एक नया भविष्य बनेगी। यही कोशिश नई शिक्षा नीति में है, और स्कूल शिक्षा मंत्री जी के प्रयास भी यही है कि हम कुछ नया करें और ऐसा करें जो इतिहास बना दे। हमारे साथ इस मुद्दे पर आज स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन साहिद के साथ दशरथ और राजेंद्र कानूनगो जी के साथ नमस्कार।